नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और मॉर्निंग बुलेटिन में स्वागत है आपका। लाडनू उपखंड के ग्राम ओडियंट के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर निम्बी जोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को लाडनू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे गंभीर का इलाज जारी है। मृतक और घायल दोनों युवक मनु गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को लाडनू स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लाडनू से रणजीत राम की रिपोर्ट। दौसा की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.198 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया। थानाधिकारी सुधीर उपाध्याय के नेतृत्व में गठित टीम ने अगस्त निगरानी के दौरान गोलचा फैक्ट्री के पास मीरा कॉलोनी में 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। पुलिस वाहन को देखकर दोनों भागने लगे, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास अवैध गांजा मिला, जिसे वे बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हितेश चौधरी निवासी महेशपुरा मौजमाबाद जयपुर ग्रामीण और सोनू शर्मा निवासी मोड़ा पट्टी के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस अब दोनों आरोपियों से गांजा लाने और बेचने के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। एएसआई मिश्रीलाल, कांस्टेबल नागपाल, बाबूलाल, विजय और रोहित की टीम ने यह सफलता हासिल की है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। सीकर जिला पुलिस भले ही जिले में हिस्ट्री शीटरों पर नकेल कसने में कामयाब रही हो, लेकिन जिले में बढ़ रही चोरियों के ग्राफ को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले 2 महीने में जिले में के लगभग 6 थाना क्षेत्रों में 30 से 40 चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। इससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाटू श्याम जी, खंडेला, रिंगर, श्री माधोपुर, खाटू श्याम सदर और दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में चोरों का बोलबाला सर्वाधिक है। 1 महीने में 5 से अधिक चोरियां हो चुकी है, जिनमें उप जिला अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी और चेन स्नैचिंग शामिल है। हाल ही में रामजी द्वारा के पास एक गेस्ट हाउस से मोटरसाइकिल चोरी हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं पता लगा पाई। पुलिस की यह लापरवाही या चोरों तक न पहुंच पाना सीकर पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में गुंडागर्दी का बोलबाला देखने को मिला। कस्बे के सबसे व्यस्त इलाके मंडा चौराहे के पास एक होटल पर 2 दर्जन से भी अधिक बदमाशों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इस हमले में होटल संचालक के बेटे और कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने होटल संचालक के पुत्रों शिव प्रसाद और चंद्रमोहन तथा कर्मचारी लोकेश सहित अन्य स्टाफ पर धारदार हथियारों, लाठियों और औजारों से जानलेवा हमला किया। हमले में पीड़ितों को पेट, पीठ, छाती और हाथों पर गंभीर चोटें आई है। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि बोंदू राम सैनी निवासी मंड मदनी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर 2:15 बजे कुछ अपराधी तत्व है अभिषेक स्वामी, करण स्वामी, रामदेव स्वामी, विक्रम राठौड़, ममता स्वामी आदि 50 लोगों की गैंग मेरी होटल संगम खाटू श्याम जी में आकर होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, नुकीले व धारदार हथियारों से हमला किया, होटल में तोड़फोड़ की और मैंने आज 29/10/2025 को FIR दर्ज कराई है। इस घटनाक्रम में मुख्य भूमिका रामदेव स्वामी की है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आज पैसेंजर्स एवं ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों ने सांसद नीरज डांगी का
गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान यूनियन ने सांसद को ट्रेनों के समय परिवर्तन को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी प्रमुख मांगे रखी गई थी। आबू रोड पैसेंजर और ड्राइवर संगठन के प्रतिनिधियों ने सांसद को अवगत कराया कि गाड़ी संख्या 14708 और 12916, जी हां, 14708 और 12916 का रात देर में आगमन होने से यात्रियों को घर पहुंचने में भारी असुविधा होती है। यूनियन ने बताया कि रात्रि के समय आबू रोड से बाहर जाने वाले यात्रियों और टैक्सी चालकों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। सांसद नीरज डांगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके से ही रेल महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। आबू रोड से नितिन जैन की रिपोर्ट। पोखरण क्षेत्र में राज्य पशु चिंकारा हिरण सुरक्षित नहीं है। छायण और लोहारकी गांव के बीच शिकारियों ने एक चिंकारा हिरण का शिकार किया है। ग्रामीण क्षेत्र में चिंकारा के अवशेष पाए गए हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस घटना की सूचना मिलते ही वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया तुरंत मौके पर पहुंचे और छायण वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना दिए जाने के 1 घंटे बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जिम्मेदारों की इस घोर लापरवाही के कारण वन्य जीव प्रेमियों में लगातार आक्रोश फैल रहा है। ग्रामीण और वन्य जीव प्रेमी सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिम्मेदारों की यह ड्यूटी नहीं बनती कि वे जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे और कार्यवाही करे। साथ ही लापरवाह जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग भी की जा रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने नशीले मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्यवाही की है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के लिए इस्तेमाल की जा रही एक अवैध दुकान और होटल को ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 29 अक्टूबर को पुलिस थाना कैथून और नगर निगम कैथून द्वारा मेन रोड के पास अवैध रूप से बनाए गए इन निर्माणों पर कार्यवाही की गई। शिकायतों के अनुसार उक्त स्थान पर बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया था और वहां से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री जैसी अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीना के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी राकेश ठाका और थाना अधिकारी संदीप कुमार सीएस टीम और कैथून थाना पुलिस ने नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की। कोटा कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए यूनिटी मार्च के तहत भव्य आयोजनों की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को कोटा में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरदार 150 यूनिटी मार्च के पोस्टर का विमोचन किया गया। विमोचन शिक्षा एक पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन और देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित मंचस्थ जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस अवसर पर कहा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। उन्होंने पटेल को देश की आजादी के बाद 600 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय दिया। दिलावर ने कहा, आज जो भारत हमें अखंड स्वरूप में दिखाई देता है उसका श्रेय सरदार पटेल को दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आज का संगठित भारत सरदार पटेल के महान परिश्रम का फल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उल्लेख किया, जो 182 मीटर ऊंची है और आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में भारत की एकता और सामर्थ्य का प्रतीक बन चुकी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। ये हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो आज का भारत हम देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए
लोगों ने प्रस्ताव दिए, कोशिश की। अधिकतर कांग्रेस के मतदाता जो उनके कार्यकारिणी के थे उनके पक्ष में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के हरधर्मिकता के कारण गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। पर जब बारी आई प्रधानमंत्री बनने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक धमकी दी कि मैं किसी का अधीनस्थ काम नहीं करूंगा। तो उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया और उनके कदम उनको पीछे खींचने पड़े। इसके कारण से देश के प्रधानमंत्री होने से वंचित रहे। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, देश की और अच्छी तस्वीर होती। मैं इस उनका जो कार्यक्रम है और उनकी जयंती मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। यूनिटी ऑफ मार्च निकाले गए, यानी एकता मार्च जिसको कर सकते हैं। वैद्य दाऊ दयाल जोशी आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण 6 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस भव्य आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने निर्माणकर्ता संस्था RSRDC और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों के साथ नवीन भवन का निरीक्षण किया। विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि यह आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय है, जिसके भवन निर्माण पर लगभग 6 करोड़ की लागत आई है। ज्ञात हो कि विधायक संदीप शर्मा कोटा में आयुर्वेद के विकास के लिए प्रयासरत हैं और उन्होंने चंबल के किनारे चिकित्सा पर्यटन विकसित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। निरीक्षण के दौरान आयुर्वेद उप निदेशक PS मीणा, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नित्यानंद शर्मा, RSRDC के अधिशासी अभियंता राजकुमार राजौरिया सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। 6 नवंबर को आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा का लोकार्पण माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा के सानिध्य में इसका लोकार्पण किया जाएगा। कोटा शहर में आयुर्वेद का ये महाविद्यालय, जहां एक और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए और साथ ही साथ आयुर्वेद में निरंतर शोध और अच्छी सेवाओं के लिए इस महाविद्यालय का उपयोग होगा और प्रयास रहेगा कि पूरे कोटा शहर, उसके आसपास से जो रुग्ण लोग हैं, मरीज हैं, उनका यहाँ चिकित्सा करा सके और उनको अच्छी सुविधा, अच्छी चिकित्सा इस प्रांगण में मिल सके। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार विभिन्न विधियों से हो सके और जो भी आयुर्वेद के पंचक्रम और अन्य प्रकार की विधियां हैं, उनके माध्यम से इन रोगियों का उपचार हो सके। आज आवश्यकता है कि आयुर्वेद को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है कि एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है और हमारा देश इसका जनक है। कोटा की लाडपुरा पंचायत समिति में बुधवार को आयोजित जिला परिषद की बैठक में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सड़कों की खराब स्थिति को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बैठक में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद थे। सड़कों की बदहाल स्थिति पर गुस्साए मंत्री नागर ने एक अधिकारी से कहा, तुमने जितनी इंजीनियरिंग की होगी ना, उससे ज्यादा मैंने रोड बनवा दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं सभी काम की स्थिति खराब है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है पूरे कुएं में भांग घुल रही है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कोई भी विभाग बचा हुआ नहीं है। मंत्री नागर ने क्षेत्र में हाल ही में बनी डामर रोड के जल्द टूटने पर तत्काल एक्शन लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि ठेकेदार से पूरी राशि रिकवर की जाए, सड़क को खुदवाकर दोबारा बनवाया जाए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर की खो नागोरियान थाना पुलिस ने रात में दुकान में घुसकर हुई चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों अजय मीणा और इस्लाम खान को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्ष बालक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद किया है, जिसमें 5 लीटर तेल के 6 कनस्तर, 27 लीटर रिफाइंड तेल के पाउच व 7 चॉकलेट के पैकेट बरामद किए गए। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। यह कार्यवाही थानाधिकारी ओम प्रकाश मातवा के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई, जिसमें कांस्टेबल आसिफ, हरेंद्र, राम अवतार और विनोद की अहम भूमिका रही। थानाधिकारी ओम प्रकाश मातवा ने स्पष्ट किया है कि थाना क्षेत्र में बदनाम नशा माफिया और भूमाफियाओं और दूसरे अपराध करने वालों को सिस्टम के तहत इलाज किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस से अन्य वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 21 के लिए अलीम खान की खास रिपोर्ट। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से इस अभियान में सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया। जिले में 4 नवंबर से BLO बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र गणना चरण के दौरान EF के अलावा कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं तैयार करेंगे। BLO प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाएंगे। नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरा जाएगा। इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी। शहरी मतदाता और अस्थायी प्रवासी ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की गई को लेकर बीकानेर LPG एसोसिएशन ने एक विरोध प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने कैंडल और मशाल मार्च निकाला, जो विश्नोई धर्मशाला से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। इस मार्च में जिले के सभी डिस्ट्रीब्यूटर, उनका ऑफिस स्टाफ, डिलीवरी मैन और सहयोगी शामिल हुए। 6 नवंबर को जिले के सभी LPG डिस्ट्रीब्यूटर नो मनी नो इंडेंट के तहत ना तो लोड अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे और ना ही इंटेंट गैस की मांग करेंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी एक सूत्रीय मांग पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन के 4थे चरण में देश भर के वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष शांति प्रसाद शर्मा, सचिव विजय कुमार गोदरा, कोषाध्यक्ष आनंद प्रकाश प्रजापत, मुख्य सलाहकार लीलाधर श्रीमाली सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण की चंदवाजी थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक वर्णा कार से 190 बोतल प्रीमियम ब्रांड की शराब जब्त की है। बरामद शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से अरुण प्रताप सिंह निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। SP राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्यक्रम शाहपुरा ASP डॉक्टर तेजपाल सिंह, CO प्रदीप यादव और थानाधिकारी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में की गई। सूचना पर NH 48 लखेर पर नाकाबंदी कर कार को रोका गया, जिसमें बेलेटीन, चिवास, रीगल, जैक डैनियल जैसी महंगी शराब मिली। आरोपी शराब गुड़गांव से अहमदाबाद ले जा रहा था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ ने आज 29 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जायज मांगों का शीघ्र निवारण किया जाए। धरने के दौरान एक आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से के प्रमुख महेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा,
कोषाध्यक्ष कैलाश शर्मा, गोवर्धन दिव्यांग संग्रह समिति अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, महासचिव दिनेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने संबोधित किया। दिव्यांग महासंघ एकीकृत ने प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिव्यांग कर्मचारियों की मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो राजस्थान का संपूर्ण दिव्यांग कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी जायज मांगे सरकार से मनवाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि संघ री मेडिकल की प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी वास्तव में दिव्यांग है उनके प्रति सरकार को नरमी का रुख अपनाना चाहिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिव्यांग सर्टिफिकेट बना, किसी का 95 में बना, 90 में बना। 95 में रूल्स जो बने हुए थे, गाइडलाइन जो थी, उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा सर्टिफिकेट बन गया है। नई गाइडलाइन जो आई है वो 2024 में आई है, ठीक है ना। अब पुरानी जो गाइडलाइन के अनुसार सर्टिफिकेट बन गए और जिनके आधार पर नौकरी लग गई और नौकरी करते करते भी 20-30 साल हो गए, किसी का 6 महीने रिटायरमेंट में बाकी है, तो फिर किस बात का री मेडिकल? सरकार हमारे साथ में अन्याय कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए, निर्णय लेने से पहले विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए थे। अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है सरकार ने। सरकार हम दिव्यांगों को परेशान करना चाहती है, हमको प्रताड़ित करना चाहती है, हमारे समाज में हमारी छवि धूमिल कर दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बद अच्छा बदनाम बुरा, पूरे दिव्यांग समाज को, पूरे राजस्थान के जितने भी दिव्यांग समाज सरकारी नौकरी में अधिकारी है, कर्मचारी है, सबको बदनाम कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं निर्णय करना चाहता हूँ, इस निर्णय को रोके और वास्तव में अगर कोई है कूटनीतिक रूप से उसने अगर सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है, उसके खिलाफ जांच करें, हम उसका समर्थन करते हैं। फर्स्ट मांगे कि इनके जो भी वेलफेयर के मामले अटके रहे हैं, सरकार उनको लागू करे। 2016 से इनको सबको 4% आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए रिवाइज होनी चाहिए इन सबकी पदोन्नति सूची। 2016 के नोटिफिकेशन शीघ्र जारी हो जाए। इन सबको जो है ना 4% आरक्षण हर विभाग में मिले। सरकार इसकी मॉनिटरिंग करे, इसकी कमेटी बनाए और साथ में ये जो री मेडिकल का फैसला लिया है, इसके अंदर री मेडिकल का जो फैसला है ये उसका वेरिफिकेशन कराए डॉक्यूमेंट्स का, और कोई विशेष अगर चिन्हित व्यक्ति है तो उसका री मेडिकल कराए सरकार, मगर सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए। 20 साल 25 साल पहले जिसका बनाया तो पहले तो इसका वेरिफिकेशन कराए सरकार। री वेरिफिकेशन में जो कमियां पाई जाती है, अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो री वेरिफिकेशन जिसने सर्टिफिकेट गलत बनाया उसके खिलाफ भी सबसे पहले प्राथमिक कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार इसे सुनिश्चित हमने 1 महीने के लिए कहा है। सरकार 1 महीने के अंदर तमाम सारे वेलफेयर के जो वर्क हैं, ये हमारे तमाम हजारों दिव्यांग साथियों के वेलफेयर के वर्क अटका रखे हैं। इनकी जो भी पीड़ा है, इन्होंने एक महीने में दूसरी बार इकट्ठे हुए हैं और अब यहाँ से आगे 1 महीने में सरकार एक तुरंत संवेदनशीलता दिखा के इनका समाधान कर दे, क्योंकि ये वो दिव्यांग हमारे साथी है और जो शारीरिक रूप से जो कहीं ना कहीं कमजोर होने के बावजूद भी इन्होंने जीत हासिल करी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।